Good evening, all of you. So, you are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. Today, where we will discuss about the personal hygiene. आप लोग इस YouTube चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी के लोगों को बताइए, जो लोग इसे पढ़ना चाहे, जो यूज करना चाहे। ये सिर्फ एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा पर्सनल हाइजीन या हाइजीन नीड्स। एक पर्सन के लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेडिकल साइंस में ये देखा होगा बेटा कि हाइजीन मेंटेन नहीं करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाइजीन मीन जैसे फूड हाइजीन होती है। फूड को यदि हम प्रॉपर तरीके से खाने को संतुलित अच्छे तरीके से कुकिंग नहीं करेंगे तो दैट विल लीड कोलेरा। पानी भी हैजा पैदा कर सकता है, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। यदि हम नेल कट नहीं करेंगे तो इनके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया वायरस हमारे माउथ के कांटेक्ट में आ सकते हैं, खाने के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। पर्सनल हाइजीन की जब बात करते हैं बेटा, तो हाइजीन डिफाइंड एज द साइंस आर्ट विच एसोसिएटेड विद द प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। हाइजीन इज ए साइंस एंड आर्ट which is helpful for prevention of disease and promotion of health। हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना। ये कैसे होगा? जब हम एक प्रॉपर तरीके से उसे हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। ये समझ में आई बेटी? अब पर्सनल हाइजीन में बेटा क्या क्या चीज आती है, हम क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट के नेल केयर, नाखून काटना जरूरी होता है, हेयर केयर, बाल बनाना, बाल काटना, बालों की केयर करना, अंदर से मसाज करना, बालों के अंदर ऑयलिंग करना, ये जरूरी होता है एक पेशेंट के लिए। क्योंकि एक पेशेंट जो अपनी केयर खुद नहीं कर पाता। एक बार मेरी प्रैक्टिकल एग्जाम थी तो मेरे एग्जामिनर ने आए थे प्रोफेसर डॉक्टर आरसी त्रिवेदी, दुनिया के बहुत बड़े लीजेंड। यदि मेरा सर भी उनके चरणों में रखे तो बहुत छोटी चीज है। ग्रेट लीजेंड वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत ग्रेट लीजेंड है वो। उन्होंने मेरे से पूछा, हम क्या पूछे अखिलेश तुमसे? तो मैंने बोला सर कुछ भी पूछ लो जहां आपका मन करे। बोला नहीं एक पर्टिकुलर बताओ। मैंने बोला सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछ लो। बोला कोई टॉपिक उसमें? मैंने बोला सर कोई भी टॉपिक। बोला एक टॉपिक बता दो। मैंने बोला सर ये केयर में पूछ लीजिए। केयर मींस पर्सनल हाइजीन। उनका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज केयर। व्हाट इज केयर? ये केयर की डेफिनेशन कहीं किताब में नहीं लिखी हुई है, किसी भी किताब में, कि केयर क्या है। अब डेफिनेशन नहीं, मेरी चॉइस, और क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने एक उनको वो बनाई डेफिनेशन। केयर इज ए प्रोसेस ऑफ providing nursing services to a helpless patient for improving their health status। care is a care is a care is a process of providing nursing services to a helpless patient for improving her health status। मीन्स जो पर्सन खुद नहा सकता है उसे हमें नहाने की या बाथ देने की जरूरत नहीं है। जो खुद के नेल कट कर सकता है उसे हमें नेल कट करने की जरूरत नहीं है। जो अपने बॉडी को वाइप कर सकता है, हेयर्स को रिमूव कर सकता है, ब्रश कर सकता है, तो ओरल केयर की जरूरत नहीं है। हम ओरल केयर किसे प्रोवाइड करेंगे? जो पर्सन खुद ब्रश नहीं कर सकता। हम नेजल केयर किसको प्रोवाइड करेंगे? जो खुद की नाक को साफ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? तो हमेशा हेल्पलेस पेशेंट मींस जो पेशेंट खुद की केयर नहीं कर पाता उसे हम ये प्रोवाइड करते हैं। समझ में आए बेटी? हाइजीन रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन एंड हेल्थ प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसने बोला बेटा हाइजीन जो है कंडीशंस, जो कंडीशंस हमारे किसी भी डिजीज को स्प्रेड होने से रोकती है। अरे हमारे पेरेंट्स नेल कट करते हैं, क्यों कट करते हैं भाई? कि इनके थ्रू कोई इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। खाने को ढककर रखते हैं, बालों को कट करवाते हैं, बांध के रखते हैं, ऑयलिंग करते हैं, सुंदर बनाते हैं, चेहरे पे मसाज करते हैं। मसाज हमेशा सर्कुलेटरी वे में करते हैं। क्यों करते हैं? बॉडी पे हेयर्स हो जाते हैं तो रिमूव करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जो हाइजीस। पर्सनल हाइजीन मींस हाइजीन जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड हमारा हाइजीस, HYGES।
GIES, ये ग्रीक वर्ड क्या हुआ बेटा? हाइजीस। ठीक है बेटा, हाइजीस, हाइजीस किसको बोलते हैं बेटा? हेल्थ को। हाइजीस का मतलब है बेटा हेल्थ, और हाइजिया, हाइजीस जो बना है बेटा, हाइजिया गॉडेस ऑफ हेल्थ। मींस कहने का मतलब ये है बेटा कि जो हाइजीन शब्द है, ये हाइजीन शब्द एक ग्रीक वर्ड है जो कि हाइजिया से डिराइव्ड हुआ, हाइजीस से। ये हाइजीस का मतलब होता है बेटा हाइजिया गॉडेस ऑफ हेल्थ। ग्रीक के अंदर जो स्वास्थ्य का जो देवता होता है उसको हाइजिया बोला जाता है। तो हाइजीन मींस स्वास्थ्य, हेल्थ। अब बेटा कॉमन एलिमेंट्स जब हमारे हाइजीन के, जब हमारे कॉमन एलिमेंट्स आते हैं कि कॉमन कौन कौन सी हाइजीन होती है, तो दो तरीके की हाइजीन हमारे अंदर होती है। एक तो होती है पर्सनल हाइजीन और दूसरी होती है एनवायरमेंटल हाइजीन। हाइजीन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो पहली जो हाइजीन होती है वो होती है पर्सनल हाइजीन, और जो दूसरी जो हाइजीन होती है बेटा वो होती है एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन। तो हमारे यहां दो तरीके की हाइजीन पाई जाती है, पहली पर्सनल हाइजीन और दूसरी होती है बेटा एनवायरमेंटल हाइजीन। जब हम पर्सनल हाइजीन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या होता है बेटा? हेड, हेयर, नेक, नोज, लिप्स, माउथ, पेरिनियम। मींस कहने का मतलब ये है बेटा, पर्सनल हाइजीन का कहने का जो मतलब है, हमारे बॉडी के जितने भी पर्सनल पार्ट्स हैं उनको हाइजीन को मेंटेन करके रखना होता है। समझ में? यदि हम रिप्रोडक्टिव एरिया की हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें यूटीआई होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है बेटा, हमारे बालों को हम यदि मेंटेन और टाइडी नहीं कर रखेंगे, ये खाने में भी जा सकते हैं, पेडिकुलोसिस भी हो सकती है। पेडिकुलोसिस मींस जुए होना। ये हुआ समझ में? नेक्स्ट हुआ एनवायरमेंटल हाइजीन। ये इसके अंदर आप स्किन भी, हेड भी, हैंड भी, फीट भी, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे होते हैं ना पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने जाते हैं, तो पेडिक्योर मींस पैरों की सफाई करते हैं वो लोग, मैनिक्योर मींस हाथों की सफाई करते हैं। तो वो सफाई करना मींस क्लीनिंग करना। अरे हम हैंड वॉश क्यों करते हैं? पर्सनल हाइजीन के लिए। और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है जिससे कि डिजीज स्प्रेड ना हो। समझ में आए मेरे बेटे? जब पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो इसके एडवांटेज आते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन क्या करती है? सबसे पहले लुक स्मार्ट। अब देखो इसने, हमारी ने, सोनाली ने बाल बांध रखे पीछे, बीच में कॉम्ब कर रखे, दो बाल इधर से यूं निकाल रखे आधे से और दो इधर से निकाल रखे। जैसे राधा रानी का रूप होता है ना, राधा रानी के बाल देखना मूर्ति में, तो उनके बाल भी ऐसे रहते हैं, इनके भी ऐसे रहते हैं, इसने ये बाल ऐसे बना रखे। तो मीन्स कोई भी बंदा, अरे बेटी इफ आई एम लुक शेवी, मैं दाढ़ी बढ़ा लू, दाढ़ी भी थोड़ी सी रेड हो जाए या खाने का टुकड़ा उस पर पड़ा हो, तो मैं अनहेल्दी लगूंगा ना। स्मार्ट बनने के लिए पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करना जरूरी है, जब भी तो हम नहाते धोते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बाल कॉम्ब करते, क्यों कॉम्ब करते हैं? बालों का क्या जा रहा है? बालों को कैसे भी पकड़ लो, लेकिन जब हम कॉम्ब करेंगे, टाइडी करेंगे, बांधेंगे, नीट अपीयरेंस होगा, लुक स्मार्ट। और सेकंड जो इसका होगा बेटा, मेंटेन हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन करने के लिए ये मेंटेन करते हैं, जब भी तो फीमेल्स मोस्टली ब्यूटी पार्लर जाती है। कर दो भैया हमारा काम पूरा है। पता पड़े पुराना आदमी गया नया बन के आ रहा है, हस्बैंड कंफ्यूजन हो गया शाम को। क्योंकि पैसे की चमक होती है ना वो। मेरी वाइफ भी जाती है, ये तो नहीं आ जाएगा वीडियो में। इट कीप्स अस फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इलनेस। बेटा इन्फेक्शन और इलनेस से प्रिवेंट करता है हमारा पर्सनल हाइजीन यदि मेंटेन करते हैं। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, गुड मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा। पर्सनल हाइजीन फील फ्रेश एंड गुड। कई लोग शाम को बात लेते हैं ना, बालों को थोड़ा सा कॉम्ब करते हैं, शीशे के सामने जाते हैं, मिरर के जाते हैं, टूथ ब्रश करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? दिन में 3-4 बार मुंह धोते हैं, वो क्यों धोते हैं, क्यों वॉश करते हैं? फील गुड, फ्रेश, लुक स्मार्ट। ये तो कॉमन चीज है ना जो आप सोच सकते हो। अरे भाई आप ब्रश क्यों करते हो? जैसे मैंने पूछा व्हाई यू आर डूइंग ब्रश, हमारी मेडिकल साइंस में ओरल केयर बोल दिया। क्यों करेंगे सर? बदबू ना आए। बदबू नहीं आने को इंग्लिश में लिखते हैं बेटा हेलिटोसिस। दूसरा लगेंगे टीथ को मजबूती दे, कोई इन्फेक्शन ना हो मुंह के अंदर। फील कंफर्ट, लुक स्मार्ट, शाइनिंग टीथ।
इस चीज के लिए तो हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो ये चीज समझ में आई बेटा आपको? बेनिफिट्स, हमेशा पर्सनल हाइजीन के बेनिफिट्स आपको पते होने चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है पर्पज ऑफ ओरल केयर, पर्पज ऑफ बेड केयर, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। मैं हर चीज के पर्पज बता रहा हूं, आपको बेटा थ्योरेटिकल पढ़ना है बस जाके। उसके बाद एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत जरूरी है। ए फ्रेश एनवायरमेंट शुड बी देयर। हमारे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है, इस पोल्यूशन में हमें थोड़ा सा एयर पोल्यूशन आता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है। और जब विंटर वेकेशन में दिवाली के आसपास होंगे, कोई कहेगा पराली जल गई, कोई कहेगा कुछ जल गया, लेकिन पोल्यूशन आ रहा है। जब हम नोज के अंदर लेते हैं हमारे एलर्जेंस पहुंचते हैं, अस्थमा के पेशेंट बड़े परेशान होते हैं उस दौरान। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है बेटा, अब यदि हम फ्रेश एयर लेने के लिए हम किसी हिली एरिया में जाए, तो वहां पे यदि हमें फ्रेश एयर आएगी, इन्वायरमेंटल हेल्दी होगा। आपने भी देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे दिखाते हैं दिल्ली का लंग्स और शिमला का लंग्स। शिमला का लंग्स पूरा रेड होगा, दिल्ली का लंग्स पूरा काला होगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं कि 10 सिगरेट तो हम डायरेक्ट वैसे ही पी लेते हैं पोल्यूशन के चक्कर में। तो हम लोग सोचे कि कैंसर सिगरेट पीने से होता है, अरे कैंसर सिगरेट पीने से तो होता ही है, संग में इस पोल्यूशन से भी होता है। तो पॉल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके ऊपर भी आपको माइंड यूटिलाइज करना चाहिए। कि आप मार्केट में जा रहे हो, पॉलीथिन ले रहे हो, तो वो पॉलीथिन की कम क्वांटिटी लो, बैग लेके जाओ तो उससे वेस्ट ना फैले, पॉल्यूशन कम हो। ये भी तो एक आपका योगदान है देश के लिए। ये थोड़ी हर कोई महात्मा गांधी बन जाएगा। अरे एक छोटा छोटा भी यदि हम लोग सोचें तो वो भी हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। समझ में आया रॉबिन उथप्पा? नेक्स्ट इज nurse role in maintaining personal and environmental hygiene. Nurses are having very important role in maintaining personal hygiene. पहला, well people are capable of meeting their own hygienic needs. नर्स पेशेंट के साथ मीटिंग कर सकती है और उन्हें बता सकती है कि आपको मेंटेन कैसे करना है हाइजीन। द नर्स शुड असेस द नीड ऑफ द पेशेंट। नर्स पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर सकती है। दे रिक्वायर असिस्टेंस टू कैरी आउट मेनी हाइजीन एक्टिविटीज। अब पेशेंट हमारा, अब इसमें लिखा है बेटा नर्स कैन असिस्ट ए पेशेंट। पेशेंट को हाथ की सर्जरी हुई है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो अपनी ओरल केयर खुद नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में एज ए नर्स वी कैन गो, वी मीट विद द पेशेंट एंड वी विल प्रोवाइड द ओरल केयर टू द पेशेंट। समझ में आया बेटा? हम उसकी हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। असिस्ट तो मींस यदि पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा तो हम असिस्ट करेंगे उसे, हम उसकी हेल्प करेंगे, ले भाई ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन यदि वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम हेयर केयर प्रोवाइड करेंगे, हम नेल केयर प्रोवाइड करेंगे, हम ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे। ये चीज समझ में बेटा? उसके बाद नर्स मस्ट कीप द हाइजीन नीड्स इन क्लाइंट। हमेशा पेशेंट की हाइजीन नीड्स उनके माइंड में होनी चाहिए एज नर्स। उसके बाद द नर्स नीड टू कलेक्ट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। द नर्स हैज टू इंप्लीमेंट द नर्सिंग केयर प्लान। और ड्यूरिंग द केयर नर्स को अपना नर्सिंग केयर सर्विसेज को इंप्लीमेंट करना है पेशेंट के लिए। उसके बाद टू प्रोवाइड केयर सच एज स्किन, हेयर, टूथ, नेल केयर, ये सब प्रोवाइड करना है। नर्स को बेड साइड एनवायरमेंट सेफ, क्लीन एंड प्लीजेंट होना चाहिए। नर्स एनवायरमेंटल हाइजीन के लिए कोई हजार्ड्स, आपके आसपास में कोई ऐसी मशीन तो नहीं है कि वो पेशेंट घूमे और चक्कर खा के गिर जाए तो वो मशीन से कट जाए। खिड़की ओपन तो नहीं है कि पेशेंट को सुसाइडल थॉट आए तो वो गिर जाए। कोई शार्प चाकू नाइफ तो नहीं है कि जिससे वो कट कर सके। कोई ऐसी गैस तो वहां मौजूद नहीं है कि उसका यदि रिसाव हो जाए या लीक हो जाए तो हमारे पेशेंट एक्सपायर हो जाए। ये एज ए नर्स हमें हमारे एरिया का पता होना चाहिए और पेशेंट को इन चीजों से प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बाद चेक द इक्विपमेंट एंड आइटम्स इन द एरिया। हमें जो इक्विपमेंट और जो आइटम्स हमारे वार्ड में, डिपार्टमेंट में अवेलेबल है उनको चेक करना है। उसके बाद चेक द वेंटिलेशन, रूम टेम्परेचर, लाइटिंग एंड नॉइज। वेंटिलेशन, नॉइज, रूम टेम्परेचर, ये सब चेक करना है। अरेंज द इक्विपमेंट इन द पेशेंट। बेटा ये तो कॉमन चीज है ना। एज ए नर्स हम पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? भैया सुनो मेरी बात, आप किताब को छोड़ो, एक सिंपल से दिमाग में याद करो कि आपका पेशेंट और आपका डिपार्टमेंट आप क्या क्या कर सकते हो। तो पेशेंट के लिए पर्सनल हाइजीन में असिस्ट करना है, पेशेंट की नीड को असिस्ट करते, भाई इसने 3 दिन से ब्रश नहीं किया, हमें ब्रश करवाना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा इसके नाखून बढ़ रहे, नाखून करो। असेस द नीड ऑफ द पेशेंट, मेंटेन द हाइजीन ऑफ द पेशेंट, एक्सप्लेन द हाइजीन टू द पेशेंट, असिस्ट द पेशेंट। उसके बाद पेशेंट को कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, कोई एरिया जहां पर वो इंजरी हो जाए वो नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के एरिया क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, नॉइज नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए,
सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। अरे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट समझ में आ रहा है आपको, अवेलेबल होने चाहिए। ये एज ए नर्स हमारा काम है। अब जब हम हाइजीन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो हाइजीन आती है बेटा, वो आती है केयर ऑफ द आईज। केयर ऑफ द आईज या आई केयर। बेटा जब हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो कौन सी हाइजीन आती है हमारी, केयर ऑफ द आई या आई केयर। जब आई केयर की जब हम बात करते हैं बेटा कि आई केयर, आई केयर जैसे ये शब्द खुद बोल रहा है बेटा कि आई केयर क्या होती है, मींस आईज को क्लीन करना। आईज को क्लीन करने के लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से फोटो खींच लेना, नोट्स जो अपने प्रिंटेड नोट्स है इसमें से फोटो खींच के आप कॉपी कर लेना, हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी, प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग वन एंड बोथ आईज यूजिंग प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग सीक्रेशन एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ऐसा कोई सॉल्यूशन जो किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, उस सॉल्यूशन से लेके एक आंख को या दोनों आंखों को क्लीन कर देना ही आई केयर कहलाता है। अरे नॉर्मली हमारे यदि आंखें लाल हो जाती है तो डॉक्टर कहता है ना बेटा कि थोड़ा सा गुनगुना पानी करना, उस पानी में रुई का खोआ डालना या रुई का टुकड़ा डाल के उसे गीला करके इनर कैंथस से क्लीन करते हुए आउटर कैंथस तक आना और उसको डिस्कार्ड कर देना, फिर दूसरी आंख में इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ आना और फिर डिस्कार्ड कर देना। हम सुरमा भी तो इनर से आउटर लगाते हैं, तो ऐसे ही वो काम करना है। लड़कियों को तो याद हो गया होगा क्योंकि डेली सुरमा लगाती हैं, है ना, क्योंकि सब इनर कैंथस मींस जो हमारे आंख के अंदर का है, जहां पर तुम्हारा चश्मा टिका हुआ है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इनर कैंथस, ये होता है आउटर कैंथस। ठीक है बेटे, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की करते हैं, क्योंकि इधर से जाओगे तो इधर का सारा इन्फेक्शन बीच में डाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कौन कौन से इक्विपमेंट इसके अंदर होने चाहिए बेटा, इक्विपमेंट के लिए सबसे पहले मैकेंटोश और टाउल। मैकेंटोश आपको पता है क्या होता है, एक प्लास्टिक शीट, रबर शीट मैकेंटोश कहलाती है। स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन मींस नॉर्मल सलाइन का जो वाटर है वो रखेंगे हम एक बाउल के अंदर। स्टेराइल बाउल, कॉटन स्वेप्स, थंब फोर्सेप, गॉज पीस इन द बाउल, टाउल एक, किडनी ट्रेंड, पेपर बैग। पेपर बैग बनाने की मैं वीडियो डालूंगा, सोनाली ने मुझे सिखाया, मैं भूल गया। नहीं कई बार होता है बेटी, प्रॉब्लम द टाइम आई स्टडीड बट आई कैन फॉरगेट, एज ह्यूमन बीइंग आई कैन फॉरगेट, पर उस चीज को रिमाइंड करके हम लोग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग नॉलेज खुद गेन कर सकते हैं। कई बार ये नहीं होता कि स्टूडेंट और टीचर के अंदर नॉलेज, आप यदि आप गेनर हो तो नॉलेज कहीं से भी अचीव कर सकते हो। आप ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना, आपको फर्स्ट डे नॉलेज किसी दूसरे ने ही बताया था ना, टिकट ऐसे लेते हैं, जाओ बैठते हैं वहां जाओ। अब तुम जाओगे एग्जाम देने तो कोई हर तुरी पकड़ेगा कि चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, तुम यहाँ चलो इस कुर्सी पे बैठ जाओ, अपने आप नॉलेज हो जाएगी। और जहां तुम्हारी 2-3 एग्जाम हुई और फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चलिए, तुम बादशाह हो जाओगे उस इलाके के। सेकंड ईयर कहोगे सर हम तो अकेले जा रहे हैं, मैं तो इतने टाइम पे पहुंचूंगी, मैं वहां रुकूंगी सर, मेरा थोड़ा सा अलग से रुकने का है, मेरे पापा जा रहे हैं, मेरी मम्मी जा रही है, ऐसे बोलते बच्चे। सोनाली तुम मेरे साथ चलना, ठीक है बेटा। ये आया, ये आर्टिकल्स आए, ठीक है, जिसकी फीस प्रॉपर टाइम पे आएगी वो मेरे संग जाएगा, तो फीस ले आओ शाहिद अंकल। अब जब बेटा इसकी मजा कर, जब इसके प्रोसीजर की जब बात करते हैं हम कि प्रोसीजर क्या क्या है इसका, तो बेटा प्रोसीजर में सबसे पहले हर एक पेशेंट को उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ये नहीं डायरेक्ट अरे हटाओ चश्मा हटाओ हमें तुम्हारी आंखें साफ करनी है, ऐसे नहीं बोलना उसको। उसको बताना है भैया आई एम नर्सिंग स्टाफ हियर, I want to take care of your eyes. Doctor has prescribed eye care for you from the normal saline. यदि वो हिंदी में बोलने वाला है, भैया आई एम नर्सिंग, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ यहाँ पर, मुझे आपकी आंखें साफ करनी है, आपकी आंखों में देखो कितना क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, लाल हो रही है, इसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि बार बार इसकी आंखें साफ करनी है, तो मैं आपकी आंखें साफ करती हूँ, आप आराम से लेटे रहना, कोई परेशानी हो या डिस्कम्फर्ट हो तो मुझे बता देना, इससे आपको फायदा होगा। और क्या क्या पर्पज है वो भी उसको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद कोई पेशेंट अपने कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका समाधान करना जरूरी है ना। तुम कहोगे पेशेंट से अरे भाई पजामा उतारो, बेचारा सोचे क्यों उतार रहे भाई, अरे उसको बता तो दो कि हमें भैया कैथेटर डालना है, आपका यूरिन नहीं आ रहा जिसके कारण आपका ब्लेडर फुल हो गया, जिसके कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है, हमने आपको ब्लेडर को जब टच किया तो आपका ब्लेडर फुल हो रहा है, बल्ज हो रहा है, जब टच करेंगे ब्लेडर को बेटी तो टाइट होगा, तो उस टाइट को जब हम फोलिस कैथेटर या कुछ कैथेटर, मेटल कैथेटर या कोई कैथेटर डाल के हम यूरिन को पास आउट कर देंगे तो ब्लेडर
रिलीज हो जाएगा, ब्लीडर के अंदर पेन नहीं होगा, आराम आ जाएगा, रात को चैन से सो जाएगा। जैसे रॉबिन, रात को यदि हमें टॉयलेट आ रही होती है ना, तो हम इधर उधर करवट बदलते रहते और जैसे खाली कर देते, फिर पता ही नहीं पड़ता कब सो गए। ये सबके साथ होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आती सबको है। ठीक है बेटा, तो स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और प्राइवेसी मेंटेन, इसका ध्यान देना बेटा। ह्यूमन राइट्स नहीं कहते कि किसी पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन नहीं होनी चाहिए, हमेशा रेस्पेक्ट टू योर पेशेंट, maintain their privacy and explain the procedure. As a human being, we have to focus on these 3 points. यदि आप नर्सिंग सर्विसेज पे बिलीव करते हो और एज ए नर्स यदि आप काम करना चाहते हो बेटा, मेंटेन योर ह्यूमैनिटी, मेंटेन देयर ह्यूमन राइट्स, मेंटेन देयर प्राइवेसी। ठीक है बेटा, कई बार ये होता है फीमेल है, यंग एज है, कैसे बच्चे हैं आजकल, ये थोड़ी है बच्चे को तुम बोलोगे, बच्चे की फीलिंग्स तो समझो। वो बच्चा अपना पेंट पकड़ रहा है, तुम खींच रहे हो, बोलो उतारो इसको, इट्स नॉट ए वे टू हैंडल टू एनीवन। आप उसको अपनी जगह रख के देखो, आपका उतारे और फिर कोई टाइट पकड़े तो ये सही बात नहीं है। तो एज ए नर्स वी हैव टू रेस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी, वी हैव टू मेंटेन द ह्यूमन राइट्स, वी शुड नो अबाउट द लीगल राइट्स ऑफ द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ये बेटा हमेशा लिखना है, हमेशा याद रखना है, और हमेशा जब प्रोसीजर करते हो तो यदि कोई एग्जामिनर भी आपसे पूछे तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद क्लाइंट को डोर्सल रिकमेंड पोजीशन में रखेंगे हम, मैकेंटोस और टाउल अंडर द हेड। बेटा जो हेड है उसके नीचे हम मैकेंटोस लगाएंगे, मैकेंटोस के ऊपर टाउल लगा देंगे, तो कुछ आइज से पानी गिरेगा तो वो टाउल के ऊपर गिर के मैकेंटोस पे गिर जाएगा, लेकिन नीचे बेड पे नहीं जाएगा। उसके बाद बेटा परफॉर्म हैंड हाइजीन, हम हाथ धो के ही काम करेंगे, हर कोई हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन मींस हैंड वॉश, नॉर्मल हैंड वॉश इज देयर अप टू दिस लेवल, नॉर्मल हैंड वॉश यहां इस लेवल तक होते हैं, लेकिन सर्जिकल हैंड वॉश आपके एल्बो तक होते हैं बेटा। सर्जिकल हैंड वॉश एल्बो तक होते हैं, दोनों हाथों को ऐसे करके ही जाया जाता है ओटी की ट्रॉली पर, वहां पर कॉटन पैड से वाइप किया जाता है, मींस इनर टू आउटर, और फेंक दिया जाता है जो क्लोथ्स होता है, फेंक दिया। ये नहीं तुमने ले लिया एक कॉटन से और चारों तरफ रगड़ दिया, नीचे से लाई फिर ऊपर, ऊपर से लाई नीचे, नो नो, इधर का इन्फेक्शन इधर आ जाएगा। आपका ये हाथ बिल्कुल क्लीन है, आपने हैंड वॉश किया, यहाँ आपके इन्फेक्शन है, यदि आप कॉटन स्वेब यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ आ जाएगा। खाना खाते हैं जब भी तो हाथ धो के, ये थोड़ी है कि इसको टच कर लिया आप खाएंगे खाना, अरे हाथ धो के साफ सुथरी टाउल से पोंछ और खाना खाओ तो फिर सुंदर मजा आएगा। बेटा स्टेराइल टेक्निक यूज में लगनी है, स्टेराइल सलाइन इनटू द बाउल, हमें बाउल के अंदर स्टेराइल सलाइन डाल लेनी है, और जो वेट कॉटन है उसमें डाल देंगे। एक कॉटन स्वेब को हम उठाएंगे, उठाने के बाद लेस इन्फेक्टेड आई फर्स्ट, सबसे पहले कम इन्फेक्टेड आईज को हम क्लीन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो हाई इन्फेक्टेड है उसको पहले करा तो पता पड़े हाई इन्फेक्टेड का मामला लेस इन्फेक्टेड में आ गया और तुमने उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। पहले बंदा एक आंख से इन्फेक्टेड था, अब तुमने दोनों कर दी, बन गया रंगीला। ऐसे नहीं करना है, ठीक है बेटा। और जो आईज क्लीन करनी है बेटा, फर्स्ट टू इनर कैंथस टू आउटर कैंथस तक, ये चीज समझ में आई। और जो कॉटन स्वेब होगा उसे पेपर बैग में डाल देना है या किडनी ट्रे में डाल देना है और उसे डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद उसकी आंखों को आराम करने के लिए, बंद करने के लिए और सोने के लिए हम बोल देंगे, जिससे कि उसकी आईज को रिलैक्स मिलेगा। इससे करने से क्या उद्देश्य हमारे पूरे होंगे? पहला तो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, पेन और डिस्कंफर्ट यदि उसको हो रहा है तो उसमें रिलीफ मिलेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप, बेटा आई ड्रॉप ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यदि किसी पेशेंट को आप आई ड्रॉप डालेंगे तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? उस प्रोसीजर को बोलते हैं बेटा इंस्टिलेशन, INSTILLATION, इंस्टिलेशन मींस आई ड्रॉप। और एक होता है इनसफलेशन, इनसफलेशन, इनसफलेशन INSUFFLATION, इनसफलेशन मींस पाउडर। इनसफलेशन के अंदर किस कहां यूज करते हैं बेटा? ये तो आई ड्रॉप तो समझ में आ गई, आईज के अंदर यूज करें। इनसफलेशन मींस कोई बर्न पेशेंट है, स्किन पूरी जल चुकी है, आपको पाउडर डालना है तो आप उंगली से यूं तो नहीं लगाएंगे ना कत्ती की तरह, आप अपना पाउडर हाथ में लेंगे, उसके बॉडी के ऊपर वो पाउडर पहुंच जाएगा। इस प्रोसीजर को इनसफलेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो आपको याद करना है बेटा।
फर्दर इंजुरी टू द आईज, इसको प्रिवेंट करेंगे बेटा। ये हमारी आई केयर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं बेटा, नोज नेजल केयर। नेजल केयर, अरे भाई नाक तो हम डेली साफ करते हैं, नहाते जब निकालते करते हैं, क्लीन करते हैं। यदि अंदर कोई क्रस्ट फॉर्मेशन है या कोई सॉलिड फॉर्म है तो हम उसको सलाइन से क्लीन करके और गोज पीस से डाल के या कॉटन स्वेब डाल के क्लीन कर सकते हैं। और यदि अंदर कोई सीक्रीशंस भरे पड़े हैं तो भाई सक्शन लगा देंगे, वो खट खींच लेगा जो भी सीक्रीशंस है। खींचने का मतलब ये बेटा, जो म्यूकस सीक्रीशंस हमारी नोज के अंदर मौजूद है उनको वो सक्शन खींच लेगा तो एयरवे क्लीन हो जाएगा। समझ में आया? ये नेजल केयर। केयर ऑफ द ईयर्स, ईयर के अंदर क्या करेंगे बेटा? ईयर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो ईयर के अंदर यदि कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम है या कोई बैक्स है तो ईयर इरिगेशन भी कर सकते हैं उस कंडीशन में। ईयर इरिगेशन क्या होता है बेटा, जैसे मैं बता दूं आपको, ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे तुम बताओगे कि सर मेरे कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है तो मींस सम कास्ट या बैक्स फॉर्म हो रहा है कान के अंदर ज्यादा, उस बैक्स से आपके कान का पर्दा ढक रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो और दर्द हो रहा है। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है बेटा, सबसे पहले जो ड्रॉप सोलिबैक्स, सोलिबैक्स नाम की एक ड्रॉप आती है ना बेटा, या कोई भी मेडिकेशन, मैं सोलिबैक्स मुझे याद है इस कारण मैंने बोला है, सोलिबैक्स या कोई भी जो ड्रॉप आती है वो कान में डाल देते हैं। कान में डालने से क्या होगा कि जो आपका क्रस्ट जम रहा है, जो बैक्स जम रहा है वो रिलीज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और जब हम एक बेटा, हाँ मेरी बेटी, ड्रॉप लिक्विड में ही होती है? ड्रॉप फॉर्म में होती है। इसको कान में डाला, अब कान में आपका मामला हलवा लूज हो गया बैक्स, फिर आप क्या करेंगे, एक सिरिंज में 5 ml सलाइन लेंगे और तुरंत प्रेशर से उसमें डालेंगे तो वो बैक्स बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ईयर केयर। ईयर केयर के अंदर ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आप लेके अंदर कुरेदने लग जाओ, स्किन को इरोडेड कर दो, सॉफ्ट और जेंटली हैंडल, बिकॉज इट्स ए ह्यूमैनिटी प्रोसीजर। ये नहीं कान के अंदर कई लोग कर देते ना, कुछ भी घुसेड़ लेते हैं, पेन मिल गया पेन दे रहे हैं, किसी की हैंकी मिल गई हैंकी दे रहे हैं, हैंकी को गोल करके फिर उसको दे रहे हैं, माचिस की तिल्ली दे रहे हैं। ये कभी भी हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसको क्या बोला गया बेटा, ईयर केयर। नेक्स्ट जो आता है बेटा, केयर ऑफ द फीट और केयर ऑफ द नेल्स। केयर ऑफ द नेल्स, अब ये बताओ, तुम में से मोस्टली लड़कियां है और तुम सब लड़कियां नेल केयर करवाती होंगी जाके, भैया मेरा पेडिक्योर कर दो, भैया मेरा मैनिक्योर कर दो। ये तो बच्ची अभी, इसके नेल बड़े नहीं है, इस चक्कर में ये नहीं जा रहे, लेकिन ये जब वो कर लेगी कोर्स को फिर उसके बाद ये भी जाएगी, पक्का जाएगी, 100% जाएगी। हाँ, अरे ये डुप्लीकेट लगाने वाली बात की हम बात नहीं करते, ये असली है क्या? चलो ये असली है ना? इन असलियों के ऊपर भी बहुत काम होता है। कई लोगों की रोजी रोटी तुम्हारे नाखूनों से चल रही है, तो वो पेडिक्योर और मैनिक्योर में बेटा, जो नॉर्मली जो नेल केयर हमारे पेशेंट की आती है तो वहां तो हम सुंदर सुंदर तरीके से काटेंगे नहीं कि लंबे करो, धारदार बनाओ, ऐसे दिखें तोते की चोंच कैसे है, ऐसे तो नहीं बनाएंगे उनको। हम नेल केयर के अंदर क्या करेंगे बेटा, कि जो पेशेंट के यदि नेल बढ़ गए हैं तो उन्हें हम पानी में डिप कर सकते हैं या थोड़ा सा बेट कर देंगे क्लोथ से, जिससे वो लूज हो जाए, और लूज हो जाने के बाद में नेल कटर लेके कट कर देंगे, डोंट टेक स्लीप, नेल कटर से कट कर देंगे। तो बेटा ये किस में आता है, नेल केयर के अंदर। नेल केयर के अंदर क्या क्या होते हैं, स्पंज क्लॉथ एक, दूसरा मैकेंटोस विद ए टाउल, बेसलिन और क्रीम, हैंड टाउल, बाथ टाउल, बिग बेसिन विद वार्म वाटर, ए नेल कटर, किडनी ट्रे, पेपर बैग, ग्लव्स और लिनन। ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। अब जब हम पेशेंट के पास कर रहे हैं तो घर की तरह तो है नहीं है, घर के बाहर बरामदे में बैठ गए सब काट दिए। पेशेंट के लिए नीचे टॉवल लगाएंगे, हाथ रखेंगे, उसको गर्म थोड़ा सा गुनगुने पानी के अंदर हाथ को रखेंगे, नेल सॉफ्ट हो जाएंगे, जेंटली काटेंगे, फिर लोशन लगा देंगे, बेसलिन लगा देंगे, तो उसको भी कंफर्ट फील होगा। ये आता नेल केयर के अंदर बेटा। नेल केयर का जो प्रोसीजर है उसमें देखो बेटा, सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, बताना है, वॉश हैंड्स, हैंड वॉश करने, आर्टिकल्स को अरेंज करना है, पेशेंट को चेयर पे बिठा देना है, ठीक है बेटा। इन द सेमी फाउलर पोजीशन, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में बिठाना है आपको, ये नहीं कि आप वैसे बिठा दो उसको, ठीक है बेटा। सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट बिठा दिया, पेशेंट
कि जो बेसिन है उसको हम गुनगुने पानी से, गुनगुना पानी मीन्स ऐसे पानी का टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेल केयर के अंदर वार्म वाटर इन बेसिन, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 43 डिग्री सेंटीग्रेड टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर इसका होना चाहिए। ठीक है बेटा, इतना टेम्परेचर होगा उसका। ठीक है बेटा, और पर्सन का जो हाथ है वो उसके अंदर डुबा के रखेंगे हम 10 से 20 मिनट, सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेल्स कट करेंगे, मीन्स अरे पानी में डुबा के रखेंगे, उसके बाद उसके हाथ को ड्राई कर लेंगे टाउल से पोंछ के, उसके बाद नेल्स को कट करेंगे। कट करने के बाद जो डिस्कार्ड निकलेगा उसको किडनी ट्रे या पेपर बैग के अंदर डाल देंगे। उसको डालने के बाद में डिस्पोजेबल जो हमने ग्लीज, उसको वैसलीन या कुछ लोशन अप्लाई करेंगे उसके हाथों के अंदर। उसके बाद हम हमारे ग्लव्स उतारेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिकल्स हटाएंगे वहां पे। बाकी की जो डिटेल है आप इसमें पढ़ना, पढ़ने के अंदर और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, वो आता है ओरल केयर। दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है ओरल केयर। बेटा ये केयर में आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रोसीजर्स जो है ये आपको पढ़ने, फिर हम इनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में या कहीं प्रैक्टिस करेंगे हम, तो इन प्रोसीजर्स को करके देखेंगे। या मैं कल एक प्लास्टिक की शीट या जो मैकेंटोश और एक दो टाउल हम ला के रख लेंगे, तो उससे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो या क्लिनिकल के लिए भेजेंगे वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में पास होने के लिए इन प्रोसीजर्स को पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है ज्योति मैं क्या बोल रहा हूं? पढ़ना पड़ेगा। जब हम माउथ केयर की बात करते हैं या ओरल केयर, ओरल केयर मीन्स आपका मुंह, मुंह मीन्स माउथ। ओरल केयर यूज टू कीप माउथ एंड टूथ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके मुंह को कीटाणुओं से मुक्त रखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन से मुक्त रखने के लिए जो केयर की जाती है उसको ओरल केयर बोलते हैं बेटा। ओरल केयर साइंटिफिक केयर होती है टीथ और माउथ की। टीथ की स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारा टीथ होता है बेटा, इस टीथ की जो आउटर लेयर होती है इसको एनेमल कहते हैं। सेकंड जो लेयर होती है इसको डेंटिन कहते हैं। ठीक है बेटा, एनेमल, डेंटिन। और जो थर्ड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा पल्प कैविटी। ठीक है बेटा, इस पल्प कैविटी के अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है बेटा, इसके ब्लड कैपिलरीज हो गई। ठीक है, इसके बीच में जो ये पाया जाता है बेटा इसको बोलते हैं सीमेंट, जो कि आपके दांत को मजबूत करता है। इसके बीच में यहीं पर एक नर्व्स पाई जाती है। तो ये हमारे नॉर्मल एक टीथ की स्ट्रक्चर है कि हमारे टीथ के अंदर एनेमल, डेंटिन, सीमेंट, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो कि टीथ को फॉर्म करती है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हमारे मसूड़ों के अंदर हमारा दांत फंसा हुआ रहता है। ये जो हमारी बीच में कैनाल पाई जाती है। हमारा टीथ जिंदा क्यों है? क्योंकि ब्लड सप्लाई है बीच में। ये तो पता है टीथ की स्ट्रक्चर, कल सब लोग टीथ की स्ट्रक्चर याद करेंगे, मैं बनवाऊंगा आते। यो यदि ब्लड सप्लाई हमारे टीथ को रुक जाएगी तो हमारा टीथ ब्लैक या ब्लू होने स्टार्ट कर देगा और यहां रूट कैनाल से हट जाएगा। इस कैनाल को हम रूट कैनाल भी बोलते हैं। रूट मींस जड़, इसको बोलते हैं बेटा जड़। ये जो है हमारी, ये जो है इसको बोलते हैं हम जड़, रूट। रूट मींस टीथ जिसके अंदर फंसा होता है उसको बोलते हैं रूट, है ना बेटा। इसको बोलते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है बेटा, बीच क्राउन बोल दो या हेड बोल दो, और इस बीच वाले को बोलते हैं नेक। हमारे टीथ को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्राउन, नेक और रूट। ROOL नहीं, ROOT, रूट। समझ में है बेटी? आप डायग्राम किताब में से पढ़ सकते हैं, बाकी और डिटेल में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। प्रैक्टिस का मतलब है बेटी, आज हमने जैसे ये पढ़ा, एनाटॉमी का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप घर पे जाके पढ़ो। अब टूथ केयर के अंदर या टीथ केयर के अंदर आपको जरूरत किस किस चीज की है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए,
तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैकेंटोस, फेस टाउल, फीडिंग कप, प्लेन वाटर, कंटेनर होना चाहिए, माउथ वॉश सॉल्यूशन होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए, ग्लव्स, पेपर बैग, कॉटन एप्लीकेटर, इमोलिएंट्स, स्क्रीन और स्मॉल जग होने चाहिए दो, जिसके अंदर आपके हॉट वाटर भी हो और कोल्ड वाटर भी हो। अब हम बेटा क्यों करेंगे किसी को ओरल केयर? सबसे पहले तो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, टूथ को लुक देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। हर एक केयर का बेटा पहला जो पर्पज है वो टू प्रमोट कंफर्ट, टू प्रमोट स्लीप, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये तीन तो हर जगह आपको लिखने ही है। टू कीप द म्यूकोसा क्लीन, सॉफ्ट एंड मोइस्ट, प्रिवेंट ऑडर, हेलिटोसिस, HALITOSIS, बदबू आना मुंह से, इसको रोकने के लिए भी हम माउथ केयर प्रोवाइड करते हैं। टूथ डिके ना हो, लॉस ऑफ टीथ ना हो, प्रॉपर ओरल हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। ओरल केयर सेंस ऑफ वेलबींग देगी हमें। स्टिमुलेट सलाइवेशन, सलाइवेशन स्टिमुलेट करेगी। ये चीज समझ में आई बेटा आपको? दूसरा जो नॉर्मली जो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग घर के अंदर नॉर्मल तरीके से तो नीम स्टिक, जो नीम का पेड़ होता है उसकी दातुन करते हैं। नीम के पेड़ की लकड़ी तोड़ के करते हैं, सबने मांझे होंगे दांत, मैंने भी मांझे, मेरा फेवरेट वो है। टूथपेस्ट और टूथ पाउडर आते हैं, तुमने नहीं मांझे भाई? तो मांझना कल कैंपस में तोड़ना और मांझना दांतों को, ठीक है? बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है नीम की दातुन करना। यदि मुझे कहीं मिल जाती है तो मैं टूथब्रश नहीं करता। उसके बाद जो सॉल्यूशंस है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों को इक्वल पार्ट में हम मिलाते हैं और उससे हम ओरल केयर करते हैं बेटा। कौन कौन से बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या हम बोलेंगे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो Na सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों का जो सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा वो बनाते हैं इक्वल पार्ट्स में। इन तीनों का जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? इक्वल पार्ट्स के अंदर। और इक्वल पार्ट्स में हम बना के और यूज करते हैं। और जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा आपको जो ओरल केयर के अंदर जो याद करना है ना, ये टीथ की स्ट्रक्चर और पर्पज और ये तो आप याद कर लोगे, मुझे पता है। आपको जो याद करना है ना, ये सॉल्यूशंस के नाम याद करने, बेटी याद कर लेना, पूछ लेना नहीं आए तो। हमारे जो ओरल केयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उनको बोलो बेटा कि इन तीनों चीजों को याद कर ले, जिससे कि वो याद होगा। इनको बोल दो 10 मिनट रुक जाए, फरीदा मैं आ रहा हूं बेटा, 10 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ आप। इन सॉल्यूशंस को वो रख ले जिससे कि आपको ये याद होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटी, समझ में आया आपको? इसके बाद क्या कर सकते हैं? दूसरा आता है बेटा KMNO4। KMNO4 को बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो मिश्रण होता है वो 1:5000, 1:5000 टू 1:6000। KMNO4 इतना लेते हैं। यदि 5000 ml यदि पानी है तो 1 ml हम KMNO4 डालेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन, बेटी ये याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8, यदि आप 8% पानी लोगे उसके अंदर 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए। और सोडियम क्लोराइड, तो कई बार जो क्वेश्चन बनता है, या बेटी ये एक ऐसी चीज मैंने आपको बताई है जो आगे कंपटीशन की यदि तुम तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा बेटा कि NaHCO3, NaCl और CaCO3 को इक्वल पार्ट्स में मिलाते हैं। KMNO4 इतना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। समझ में आया मेरे बेटे? किसी को कोई कंफ्यूजन? याद कर लेना घर पे जाके, क्योंकि तुम जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे यार, मैं नहीं उतर सकता आपके दिमाग में, याद तो करना पड़ेगा आपको। क्या बेटे? वो कर देंगे बेटे, पिक सेंड तो कर देंगे। बाकी ये जो वीडियो हमारी बन रही है अपलोड होगी, इस वीडियो को भी देख लो। लेकिन जो चीज आप माइंड में बैठ के जब तक रिवाइज और रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी।
उसके बाद बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखा है ना बेटा, यदि 8%, यदि आप 8 लीटर लेंगे तो 1 लीटर इसमें डालना है, या 800 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम, या 1:8 का मतलब कितना है, एक यदि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो उसका 8 गुना हम पानी लेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद एमोलियंट्स हमारे, यदि हम ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लिप्स के लिए हम उसके वैसलीन वैसलीन और बढ़िया लिप बाम, सुंदर सी लिपस्टिक बिल्कुल रेड वाली लगा देंगे तो सुंदर लगेगी, उसका भी मन खुश हो जाएगा, यार मैं सुंदर लग रही। ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, लिक्विड पैराफिन लगा सकते हैं, ये सारी चीजें बेटा। जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होगा, टीथ को और ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करना होगा कि कहीं उसने डुप्लीकेट दांत तो नहीं लगा रखे, या डेंचर्स, डेंचर्स, और आजकल तो टीथ टीथ ज्वेलरी भी आने लग गई है ना, दांतों के ऊपर ज्वेलरी लगा लेते हैं लोग कि दांतों को देखे कोई, है ना, तो वो हंसेंगे तो बिल्कुल दिखाई देंगे, ये लो ज्वेलरी देखो मेरी। गोल्ड वोल्ड कुछ लगा लेते होंगे, इतना तो ज्वेलरी मैंने देखा नहीं है। प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, स्क्रीन को पुल करना है, हैंड हाइजीन करनी है, क्लीन ग्लव्स पहनना है, पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ओरल केयर में कोई भी काम करते हुए पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है, पेशेंट के नीचे स्मॉल मैकेंटोश रखना है, प्रॉपर माउथ वॉश हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से देना है, देन क्रिस्टल वाटर ऑफ KMNO4, उसके बाद KMNO4 का सॉल्यूशन यूज करना है। बेटा मेरी बात सुनो, यदि पेशेंट खुद कर सकता है तो आप उसे मुंह में दोगे, वो कुल्ला करके बाहर निकाल देगा, और यदि पेशेंट खुद नहीं कर सकता तो हम माउथ गैग या माउथ गैग के थ्रू उसकी ओरल कैविटी खोलेंगे, और एक आर्टरी में या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज में लेके, या हम हमारे हाथ से लेके उसके मुंह के अंदर अपनी फिंगर से माउथ गैग से माउथ ओपन किया, और अंदर से हम गॉज पीस या कॉटन स्वैब से वो सॉल्यूशन लेके उसको क्लीन कर देंगे। उसको क्लीन करने से क्या होगा, उसके मुंह के अंदर कोई कीटाणु नहीं पनपेंगे और वो हेल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटी। पेशेंट को ब्रशिंग, और यदि वो ब्रश कर सकता है तो ब्रश तो सबसे अच्छी चीज है, वो ब्रश कर रहा है, कोलगेट कर रहा है, टीथ को क्लीन कर रहे हैं। और यदि पेशेंट खुद की केयर नहीं कर पा रहा, तो बेटा यदि खुद की केयर नहीं कर पा रहा वो पेशेंट, तो हम उसके माउथ को माउथ गैग, मैं बताऊंगा आगे कैसे करते हैं बेटा। माउथ गैग, प्लेस ए गैग, माउथ गैग ओपन करना है, माउथ गैग मींस दांतों के बीचों बीच मुंह खोल देगा, मुंह खोलने के बाद में फोर्सेप्स से या किसी आर्टरी से गोच पीस पकड़ा, KMNO4 सॉल्यूशन में डिप करा, अंदर से क्लीन किया, फेंक दिया, फिर लिया दूसरा, अंदर से क्लीन किया, फिर फेंक दिया, फिर लिया, फिर क्लीन किया, फिर फेंक दिया, ऐसे हमें बार बार करना है। ठीक है बेटा। ओरल केयर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ऐसा करते, अनकॉन्शियस पेशेंट की जब ओरल केयर करते हैं तो बेटा माउथ उसका टिल्ट होना चाहिए, ये नहीं माउथ उसका योर हार्ट तुम अंदर कर रहे हो, पता पड़े कोई सीक्रेशन या पानी अंदर निकल गया और उसके अंदर एयर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और पेशेंट एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं होने देना है। पेशेंट का एयर भी मेंटेन करना है, साइड में उसका माउथ कर देना है, जिससे कि यदि हम अंदर की केयर करें तो उसके सीक्रेशंस बाहर निकल जाए। ठीक है बेटी, ये हमारा माउथ केयर का प्रोसीजर है जो आपको पढ़ना है। केयर ऑफ डेंचर्स, डेंचर्स यदि उसको आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं तो ये आर्टिफिशियल दांत आप उसको निकाल लेंगे, आप उसको निकाल के पानी के अंदर डाल के क्लीन करके उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी की चीज हम लोग कल पढ़ लेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय दिस चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा on my YouTube. Please tell to your friends, your colleagues, and your students, and my students, and tell to everyone to share this channel and subscribe it. Thank you so much and good night.